चलो हेडिंग डालो आगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। इट टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमें किसके बारे में बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। ये क्या कहता है कि मान लो हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, x moles of A plus y moles of B gives products। So according to this law, rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to the power their respective stoichiometric coefficients, their respective stoichiometric coefficients। कहने का मतलब क्या है, ये लॉ हमें क्या कहता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients। जैसे अगर हमने ऊपर जो रिएक्शन लिखी थी ये वाली, अगर हम इसका रेट लॉ बनाना चाहें तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी। ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, एक्स, और बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वाई। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा और हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो k है इसको हमने नाम दे दिया है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। करो इसे। अब देखो अगर हमारे पास कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने एज्यूम किया कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, x मोल्स ऑफ ए gives y moles of b, assuming any hypothetical reaction x moles of a gives y moles of b। तो इसमें दो रिएक्शंस हैं, देखो एक तो है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है बैकवर्ड रिएक्शन। इसके अंदर दो रिएक्शंस हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है इसके अंदर बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन होती है स्ट्रेट, मतलब ऐसे आगे वाला, जो हम आज तक रिएक्शंस करते आए हैं, जैसे x मोल्स ऑफ a गिव्स y मोल्स ऑफ b। बैकवर्ड उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाएगा मतलब पीछे वाली रिएक्शन। तो b वाले जो हिस्सा है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे और जो a वाले हिस्से हैं वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो बैकवर्ड में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर? अब देखो अगर मैं यहां पे रेट लॉ फ्रेम करता हूं तो क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो मैं इसको RF लिख लेता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसमें रिएक्टेंट क्या है, A रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट x। क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन है तो मैं इसके लिए RB लिख लेता हूं,
और रेट कांस्टेंट को भी KB लिख देता हूं। अब इसमें रिएक्टेंट क्या है, B रेज टू द पावर Y, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट A है और इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट B है। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम की बात करें तो दोनों के रेट्स बराबर होने चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है दिस मस्ट बी इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या था, KF A रेज टू द पावर X। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या था, KB B रेज टू द पावर Y। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, KF अपॉन KB दिस इज B रेज टू द पावर Y अपॉन A रेज टू द पावर X। ये जो KF अपॉन KB है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है, अब से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते आए हैं, रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय concentration of reactants raised to the power its stoichiometric coefficients। ये एक छोटी सी डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो हमने शुरू की थी यहां से। ठीक, इसे नोट करो। अब देखो इसी के अंदर हमने ये भी कहा था कि हम कभी भी सॉलिड और सॉल्वेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसकी कंसेंट्रेशन को हम कितना लेते हैं, 1। इसका रीजन है बिकॉज their concentration do not change much during the reaction। उनकी कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। their concentration do not change much during the reaction, that is there is negligible change in concentration, that is there is a negligible change in their concentration। ठीक, ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि हम सॉलिड्स और सॉल्वेंट्स की कंसंट्रेशन को 1 ही क्यों लेते हैं या उसको लेते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशंस में चेंज नहीं आता है। इवन अगर कोई और सब्सटेंस है जो कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस टेकन इन एक्सेस, अगर हम कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लें, कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस टेकन इन एक्सेस, उसको भी हम कितना मान लेते हैं, 1। उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा वेरी नहीं करती। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। और ऐसे भी नोट। तो देखो अगर हम कोई फिर से assuming any gaseous phase reaction, assuming any gaseous phase reaction, मैंने एक gaseous phase reaction assume कर लिया। रिएक्शन क्या assume कर लिया, फिर से A moles of gas converting into B moles of gas। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने x मान लिया, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने y मान लिया। इसके लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा
कंसंट्रेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन होती है ये होता क्या है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जो ये कंसंट्रेशन हम लोग यूज करते हैं, दिस इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, या फिर हम कह सकते हैं मोलैरिटी। क्योंकि हम कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केसी। क्योंकि हमने कंसंट्रेशन यूज की है। C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, स्मॉल c स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। और क्योंकि ये गैसेस हैं, गैसेस के लिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं। बस कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा? प्रेशर। लेकिन जब हम प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो उसको हम बोल देंगे केपी। उसको हम क्या बोल देंगे? केपी। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अब से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है। दो तरीके का होगा, बेसिकली दो टाइप्स का होगा। एक होगा केपी, एक होगा केसी। एक हुआ करेगा केसी जो हम यूज करते आए हैं, एक हुआ करेगा केपी। इफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, if written in terms of concentration, और Kp हुआ करेगा if written in terms of pressure। अगर प्रेशर की टर्म्स में यूज लिखेंगे तो Kp, अगर कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखा करेंगे तो Kc। कोई डाउट? No, sir. नोट करो इसे। चलो देखो, अब हम ना एक हेडिंग डाल दो यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशनशिप बिटवीन Kp and Kc. So again, assuming any hypothetical gaseous phase equation, assuming any gaseous phase equation, x moles of A reversibly converting into y moles of B. तो अगेन मैं इसके लिए Kc और Kp दोनों लिख सकता हूं। अगर हम Kc की बात करें तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट y डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट x। सिमिलरली अगर हम Kp की टर्म्स में लिखें तो Kp अभी अभी हमने बताया कि इसका Kp बनेगा प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर y अपॉन प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर x। ठीक है। और हमने गैसियस स्टेट इक्वेशन में पढ़ा था, assuming any gaseous phase equation, these are gases, तभी हम इसका प्रेशर लिख पाएंगे, अदरवाइज तो प्रेशर नहीं लिख पाएंगे। एंड हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था Pv इक्वल टू nRT। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं ये कह सकता हूं P इज n by V into RT। और n by V क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो मैं ये कह सकता हूं P दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू RT। कोई डाउट? No, sir. इसको हम इक्वेशन नंबर A ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर B ले लेते हैं। Putting this value of pressure from equation number C
या इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग above value of P from 1 in equation number B. तो इक्वेशन नंबर बी क्या थी अपने पास? इक्वेशन नंबर बी थी कि भाई Kp किसके बराबर है? प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर y अपॉन प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर x। तो प्रेशर की जगह मुझे क्या लिखना है? कंसंट्रेशन इनटू आरटी। प्रेशर बी का था तो कंसंट्रेशन भी किसकी आएगी? बी की। आर और टी तो चलो कांस्टेंट ही होते हैं, होल रेज टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय, अब देखो प्रेशर ए का था तो कंसंट्रेशन भी किसकी आएगी? ए की, इनटू आरटी तो चलो कांस्टेंट ही है, रेज टू द पावर एक्स। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, मैं इसको कंसंट्रेशन टर्म को थोड़ा सा अलग कर सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इनटू आरटी रेज टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय आरटी रेज टू द पावर एक्स। अच्छा, अगर अब हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या चीज है हमारे लिए? ये क्या था? केसी। केसी। ठीक है, तो मतलब केपी किसके बराबर है? केसी इंटू आर टी रेज टू द पावर वाई माइनस एक्स। और हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी एक्स मोल्स ऑफ ए रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू वाई मोल्स ऑफ पी, और ये ए और बी दोनों ही गैस में था। तो y माइनस एक्स को हम क्या बोलते हैं? कुछ आइडिया? डेल्टा एन। डेल्टा एन। वहां पे थर्मो में हमने डेल्टा एन जी बोला था, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो अब इसको हम क्या बोल देंगे? डेल्टा एन। जी हटा देंगे सिर्फ, तो Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। डेल्टा एन यहाँ पे क्या रहेगा? मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस moles of gaseous reactants। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या यूज करेंगे साक्षी, क्या लगता है? कौन सी वैल्यू यूज करनी चाहिए आर की? 8.3। देखो 8.314 हम तब यूज करते हैं जब हम एनर्जी से डील कर रहे हो, जूल्स पर केल्विन पर मोल। या फिर आर की एक और वैल्यू थी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन, लीटर, प्रेशर से डील कर रहे हैं, तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। हम एनर्जी से तो डील नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में। जब हम एनर्जी से डील कर रहे थे थर्मो में, तो हमने 8.314 यूज किया, क्योंकि उसके यूनिट्स में एनर्जी के यूनिट्स आते हैं, ऐसा यूनिट्स, जूल्स। अगर हम एनर्जी से डीलिंग ही कर रहे हैं, हम डीलिंग कर रहे हैं प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब चीजों से। कंसंट्रेशन मतलब मोल्स, वॉल्यूम, तो हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे अब यूज किया करेंगे आर की? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और टी यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, एंड दैट मस्ट बी इन केल्विन्स। क्लियर? कोई डाउट?
करो नो पूरी डेरिवेशन। आसान है, बस हमने Kp और Kc का फॉर्मूला लिखा है, Pv इक्वल टू nRT से बस प्रेशर को कंसेंट्रेशन की टर्म्स में पुट कर दिया है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc तुम्हें दे दी गई है एंड कैलकुलेट द Kp। तो अपने को तो पता ही है बस Kp, दिस इज Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा n। RT क्या आएगा 0.0821 और टेम्परेचर हमें मेंशन किया गया है 1069 एंड डेल्टा n मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 3 मोल्स माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 2 मोल्स। कैलकुलेशंस इस चैप्टर में बहुत लंबी हैं, कैलकुलेशंस करनी होंगी और कोई रास्ता नहीं होगा इसमें। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं। ये उसी असाइनमेंट का फॉलोअप का थर्ड क्वेश्चन है, DPP 1 फॉलोअप का थर्ड क्वेश्चन। The value of Kp is this. If initially pressure of CO2 and pressure of CO is this, and the pure graphite is present, calculate the equilibrium pressures of CO and CO2. देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये कैसे करते हैं। देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। देखो सबसे पहली बात तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड्स को लेते नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन में होते हुए भी ये रिएक्शन में नहीं है हमारे लिए। अब सबसे पहले तो इनिशियली कि हमने रिएक्शन में लिया क्या क्या। इनिशियली हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कितना 0.48 बार पे, प्रेशर दे रखे हैं बेसिकली, और हमने क्या लिया कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका प्रेशर कितना था 0 बार। और वैसे भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हम रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट ही डालते हैं, प्रोडक्ट तो हम डालते ही नहीं है। जब भी हम इनिशियल कंडीशंस की बात करेंगे तो हम उसको लिखा करेंगे T इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे आगे जाएगी तो क्या होगा, रिएक्टेंट डिकम्पोज करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि जैसे जैसे रिएक्शन कंटिन्यू करती है तो रिएक्टेंट कीप ऑन डिकम्पोजिंग एंड प्रोडक्ट्स कीप्स ऑन फॉर्मिंग। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ या कितना प्रोडक्ट बना। किसी भी स्टेटमेंट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ या कितना प्रोडक्ट बना। तो जब भी ऐसी चीजें मेंशन ना हो, whenever change in concentration is not mentioned, change in concentration is not mentioned in question। हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितना चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर कह सकते हैं, कंसंट्रेशन या प्रेशर इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन। तब हम क्या करते हैं, अमाउंट डिकम्पोज्ड दिस इज इक्वल टू माइनस, डिकम्पोज हो रहा है तो माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एनी हाइपोथेटिकल वैल्यू x। सिमिलरली अमाउंट फॉर्म्ड किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी, बन रही है तो प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x। कहने का मतलब क्या है, अब हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था कि कितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ रिएक्टेंट का और कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बना। तो अमाउंट चेंज हम कैसे लेंगे, T इक्वल टू टी डैश, अमाउंट चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे T इक्वल टू टी डैश से। अब देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी हाइपोथेटिकल वैल्यू x।
यूनिट्स, यूनिट सेम रहेंगे। अगर ऊपर प्रेशर था तो ये भी प्रेशर वाला ही यूनिट रहेगा। क्योंकि ये रिएक्टेंट था तो ये डीकंपोज हुआ होगा, तो इसके आगे माइनस लगाना जरूरी है। अब ये प्रोडक्ट है तो ये बनेगा, बनेगा तो प्लस आएगा। कितना बनेगा? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अगेन प्रेशर है तो यूनिट बार ही रहेगा। उसके बाद हम लिखा करेंगे इक्विलिब्रियम। तीन चीजें आया करेंगी, सबसे पहले इनिशियल, फिर अमाउंट चेंज, फिर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट किया करेंगे t इक्वल टू इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी टाइम नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है जस्ट चेक। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ करेगा, हम ऊपर वाली दोनों चीजों को ऐड कर दिया करेंगे। तो इनिशियली हमने 0.48 बार ऑफ प्रेशर लिया था, उसमें से x बार डिकम्पोज हो गया तो बचा तो दिस मच। सिमिलरली हमने 0 बार पे प्रेशर लिया था और 2x बन गया तो बचा ये। दोबारा समझो एक बार। इनिशियल कंडीशंस तो मैं क्वेश्चन में दी होंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिर्फ रिएक्टेंट डालेगा, प्रोडक्ट को नहीं देगा। अगर नहीं दिया है तो एज्यूम इट टू बी 0। यहाँ पे या तो वो प्रेशर दे देगा, या वो मोल्स दे सकता है, या वो मोलारिटी भी डायरेक्टली दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो जैसे इस केस में इसने प्रेशर दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि कितना रिएक्टेंट टूट गया या कितना प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन जब होगी तो रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा और प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ या कितना प्रोडक्ट बना। तो हमने रिएक्टेंट डिकम्पोज कितना लिया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x ऑलवेज। सिमिलरली क्योंकि डिकम्पोज हो रहा था तो पहले तो यहाँ माइनस लगाया, ठीक है। फिर सिमिलरली प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा तो प्लस कितना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द सेम हाइपोथेटिकल वैल्यू x। अगर ऊपर प्रेशर था तो ये भी प्रेशर ही है। एंड फाइनली एट इक्विलिब्रियम ये बचेगा 0.48 माइनस एक्स, एंड ये 0 था, 2x बन गया तो फाइनली 2x बचा। अब क्योंकि ये भी प्रेशर ही है, बेसिकली हमारे पास ये जो चीजें आई हैं ये प्रेशर ही है, तो अब हम यहाँ पे केपी का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि प्रेशर आ चुका है अपने पास इक्विलिब्रियम पे। केपी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर ऑफ सीओ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। अच्छा, यहाँ पे जो हम वैल्यूज पुट करते हैं वो इक्विलिब्रियम वैल्यूज पुट करते हैं। इक्विलिब्रियम पे CO का प्रेशर कितना है, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पे CO2 का प्रेशर कितना है, 0.48 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1। और केपी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 3। केपी की वैल्यू हमें दी कितनी हुई है, 3। तो बस वैल्यू पुट कर दो। दिस इज 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.48 माइनस एक्स। तो जब यहां से हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस 3x, ये बनेगा 3 8 24, 3 13 14, 1.44। दिस इज 0। कोई डाउट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मतलब 3। अब यहां पे हम प्लस ही लिया करेंगे क्योंकि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम प्लस ही लिया करेंगे हमेशा, अपॉन बी इंटू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4a। सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1.44 अपॉन 2a, एंड 2 इंटू ए की वैल्यू है 4। ये x आ जाएगा। एंड इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है, थर्ड का आंसर नहीं दिया हुआ है। ऑन सॉल्विंग जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0.33 आएगी। ताकि सॉल्व हो जाएगा ये। यस, सिखाऊं कैसे करना है। नहीं सर, हो जाएगा। हो जाएगा। x की वैल्यू 0.33 आएगी। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा था वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में तुमसे पूछा था कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्रेशर्स ऑफ CO एंड CO2। इक्विलिब्रियम प्रेशर्स क्या है,
CO का है 2x और CO2 का है 0.48 माइनस x। x की वैल्यू आ चुकी है, पुट करके आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? अच्छे से नोट करो इससे पहले तो कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देता हूँ। सिंपल है, बस ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली जो तुम्हें दे रखा होगा वो चीज, अगर अमाउंट चेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में फिर तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो कैसे लेना है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस, फिर इक्विलिब्रियम में तो दोनों का ऐड ही करना है एंड आगे तो फॉर्मूला ही लगाना है। सिंपल करो। मैं करता हूँ। इसके दो तीन तरीके हैं देखो। एक तो जो तुमने इनिशियली ही इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया, वो तरीका भी बहुत अच्छा है कि इनिशियली प्रेशर में ले जाओ एंड इसके अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं? इनिशियली अगर हम इसका प्रेशर ही निकाल लें, हमारे पास मास दिया हुआ है 13.8 ग्राम ऑफ N2O4, ये बन जाएगा 0.15 मोल्स। तो हम PV इक्वल टू nRT लगा के इसको प्रेशर में ही कन्वर्ट कर जाते हैं। PV इक्वल टू nRT, प्रेशर कितना है निकालना है, वॉल्यूम कितनी दे रखी थी 1 लीटर, मोल्स हमने निकाल लिए 0.15, आर की वैल्यू अपने को पता है 0.0821 लेते हैं ऐसे केसेस के अंदर, टेम्परेचर 400 केल्विन। तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? 4.8 एटमॉस्फेयर। तो इनिशियली दिस इज 4.8 ATM और ये 0 है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? हमें नहीं पता कितना डीकंपोज हुआ, कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो एज्यूमिंग एनी हाइपोथेटिकल डीकंपोजिशन x, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था और डीकंपोजिशन हमने x ले ली है, तो ये उतना ही बनेगा, ये 2x बन जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x। इक्विलिब्रियम पे ये बचेगा 4.8 माइनस x और ये बचेगा 2x। क्योंकि हमने ऊपर ही प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया था तो ये भी फाइनली हमारे पास प्रेशर्स आए, इक्विलिब्रियम प्रेशर्स। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो अगर हम देखें टोटल प्रेशर कितना आ रहा है हमारा 4.8 माइनस x प्लस 2x। तो हमारी तरफ से जो इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर आ रहा है वो ये है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल प्रेशर कितना है 9.15 बार। ध्यान रखना हमारा एटमॉस्फेयर में आया है और 1 एटमॉस्फेयर इज 1 बार, तो यहाँ पे सब कुछ सही चलेगा, अदरवाइज यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। खैर ये बन जाएगा प्लस x। अगर इन केस यूनिट्स आगे पीछे होते तो यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9.15 माइनस 4.8, 4.35। तो x की वैल्यू निकाल ली हमने 4.35, तो kp आ जाएगा। kp की वैल्यू क्या आएगी? प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। NO2 का प्रेशर कितना था 2x, तो 2 इंटू 4.35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 का प्रेशर कितना था 4.8 माइनस 4.35, तो ये kp आ जाएगा। एंड एक बार तुमने यहां से kp निकाल लिया, फिर तुमसे kc पूछ रहा है, kc कैसे निकालोगे? Kp by RT raised to power delta n. kp is kc, RT raised to power delta n। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डेल्टा n 1 आएगा, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज 2, गैसियस रिएक्टेंट 1। तो बस एक बार kp आ गया, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। kc हमें निकालना ही है, r की वैल्यू आएगी 0.0821। टेम्परेचर क्वेश्चन में मेरे ख्याल 400 केल्विन मेंशन किया हुआ है एंड डेल्टा n तो 1 ही है। और तुमसे क्या पूछ रहा है? पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम।
तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर्स पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.8 माइनस x। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट करके आंसर आ क्लियर। कोई डाउट? Yes, clear. बात करो इसे भी। तो आज फॉर्मूला की तो होते आज क्या ही उससे हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है सेम टू सेम ये वाला, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, क्योंकि एनसीईआरटी में ये यूज ही नहीं होगा कहीं पे भी। तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपने पास कितना था? 2.38 इंटू 10⁻⁻8 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए था 8.15 इंटू 10⁻10। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 29.2। क्लियर? गुड डाउट्स? ऐसा आंसर क्वेश्चन था। कल नोट फिर आगे करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास एक रिएक्शन दे रखी है HI 2 moles reversibly converting into H2 plus I2। इनिशियली क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 2.7 moles of HI is enclosed। इनिशियली T equal to 0 मतलब 2.7 moles ये डाल दिया हमने, और हमें पता है कि हम प्रोडक्ट तो डालते ही नहीं है, और अगर मेंशन नहीं है तो इनिशियली इट इज 0। अब कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कितना ये टूट गया, है ना, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कितना डिकम्पोज हुआ, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये x मोल डिकम्पोज हुआ, x स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, इतने मोल ये डिकम्पोज हो गया। अगर ये डिकम्पोज होगा तो ये बनेगा कितना? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, ये भी प्लस x हो जाएगा। तो ये आ गया अपना अमाउंट चेंज। अब निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम अमाउंट्स। इक्विलिब्रियम अमाउंट्स बचेंगे ये 2.7 माइनस 2x, ये बचेगा x और ये भी बचेगा x, लेकिन ये मोल्स आए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि ये अभी भी मोल्स आए हैं। और अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएं Kc, फॉर्मूला क्या होगा? concentration of H2 raised to the power its stoichiometric coefficient I2 raised to the power its stoichiometric coefficient divided by HI का stoichiometric coefficient 2। एंड अब अपने पास Kc की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, देखो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.022 Kc, Kc की वैल्यू 0.022 दी हुई है। अच्छा, ये जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं ये क्या होती है साक्षी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा x बाय वॉल्यूम, तो मैं क्वेश्चन में मेंशन करी थी 4.3 लीटर्स, तो वॉल्यूम कितनी है? 4.3 लीटर्स इनटू यहाँ पे भी I2 की कंसंट्रेशन कितनी थी? मोल्स है x, वॉल्यूम है 4.3 लीटर, होल डिवाइडेड बाय HI के मोल्स हैं अपने पास 2.7 माइनस 2x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4.3 का स्क्वायर। तो यहां से 4.3 स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड अपने पास बचा 0.022, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2.7 माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 0.022, दिस इज x बाय 2.7 माइनस 2x,
तो इसको अंडर रूट कैसे लोगे, इसको कर लो 2.2 इंटू 10⁻⁻² का अंडर रूट, दिस इज 2.2 अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 होता है 1.41, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1.42 मैक्स टू मैक्स तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, अंडर रूट ऑफ 2.2 1.48, तो ये आ जाएगा 1.48 इंटू 10⁻⁻⁻1, दिस इज x बाय 2.7 माइनस 2x। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, और x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0.62, जो मेरे पास आंसर दिया है x की वैल्यू इज 0.62। x की वैल्यू अगर 0.62 आई है तो हमसे क्या पूछ रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज, फिर तो आ ही जाएगा, तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू कितनी थी 0.62, पुट करके आंसर आ जाएंगे, हो जाएगा। साक्षी क्लियर या नहीं? Yes, sir. ठीक, नोट कर लो इसे भी। हमसे इसने क्या पूछा था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, ठीक है, बस x की वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे वैल्यूज आ जाएंगी। कंसंट्रेशन मतलब मोल ही पूछ रहा है एक तरह से, अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो मोल को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, वैसे ही मोल्स पूछ रहा है क्वेश्चन में। कंसंट्रेशन तक जाना है तो फिर मोल को हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें केपी वैल्यू दी है, सबसे पहली बात तुम्हें केपी की वैल्यू दे दी है 0.63, और तुम्हें दे दिया है 1 मोल ऑफ वाटर वेपर इनिशियली एंड 3 मोल्स ऑफ CO आर अलाउड टू अटेन द इक्विलिब्रियम, मतलब इनिशियली कंडीशंस तुम्हें मेंशन कर दी गई हैं, और तुम्हें कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना था 5 atm, टोटल प्रेशर भी मेंशन कर दिया 5 atm इक्विलिब्रियम। तो देखो इसको कैसे करना था, हमें नहीं पता यहाँ पे अमाउंट डीकंपोज कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो अमाउंट डीकंपोज कितना ले लेते हैं हम, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, ये भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, यहाँ पे ये सॉल्वेंट नहीं है, इट इज अ रिएक्टेंट, तो कंसीडर करना होगा। तुम्हें यहाँ पे ये चीजें भी थोड़ी ध्यान में रखनी है कि वाटर कहाँ पे सॉल्वेंट है, कहाँ पे रिएक्टेंट है। यहाँ पे तो ये रिएक्ट कर रहा है ना, H2CO के साथ रिएक्ट करके कुछ बना रहा है, तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, इसको कंसीडर करना होगा। तो +1x +1x, इक्विलिब्रियम पे ये बचेगा 3 - x मोल्स, ये बचेगा 1 - x मोल्स, ये बचेगा x मोल्स, और ये भी बचेगा x मोल्स। अब दिक्कत कहां पे आती है कि हमारे पास तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स आए हैं, वॉल्यूम भी मेंशन नहीं है, ठीक है, मोल्स आ चुके हैं लेकिन कहीं पे भी वॉल्यूम मेंशन नहीं है, और क्वेश्चन में दिया केपी है, केपी दिया है तो मतलब हमें तो चाहिए होगा प्रेशर, केपी दिया है तो मतलब हमें तो चाहिए होगा प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ H2O, तो हमें तो प्रेशर चाहिए, लेकिन प्रेशर निकालें तो निकालें कैसे, क्योंकि हमारे पास तो है मोल्स, वॉल्यूम मेंशन नहीं है, कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया? साक्षी, क्या हम किसी तरीके से ये जो मोल्स हैं इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मोल्स को हम प्रेशर में कन्वर्ट कर पाए तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं पहुंच पाएंगे। देखो यहां पे हमें यूज करना होगा हमारा एक गैसियस स्टेट का लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल
प्रेशर। ये लॉ हमें क्या कहता था कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर हमें किसी भी गैस का प्रेशर निकालना है, किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर निकालना है, सी का प्रेशर निकालना है, then this is equal to mole fraction of that component multiplied by total pressure। ये क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट सी। पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर, ठीक है ना? पार्शियल प्रेशर का मतलब प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट सी, एक्सी क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, एंड दिस इज टोटल प्रेशर। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ था जो हमने गैसियस स्टेट में डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे ये चीज अप्लाई करूंगा, जब भी तुम्हें मोल्स को प्रेशर में कन्वर्ट करना हो, मोल्स को किस में कन्वर्ट करना हो? प्रेशर में, विदाउट वॉल्यूम, तो इस लॉ को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं थी, अगर वॉल्यूम होती तो शायद मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा भी पाता, इन केस लगा पाते तो देख लेते उस केस में, लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम भी नहीं है, तो हमें सीधी सीधी टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो हम डाल्टन्स लॉ लगा लेते हैं। अगर हम डाल्टन्स लॉ लगाते हैं तो हमें पहले तो पार्शियल प्रेशर निकालना होगा हर एक का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सीओ, जिसका प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता था? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या क्या आएगा? 3 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये बच जाएगा 4। टोटल प्रेशर कितना है? 5। क्लियर या नहीं? कोई डाउट साक्षी इसमें? तो सिमिलरली हमें प्रेशर ऑफ वाटर मिल जाएगा। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस एक्स बाय 4 इंटू टोटल प्रेशर इज 5। प्रेशर ऑफ CO2 भी ऐसे ही निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल प्रेशर इंटू 5। इसी तरह से हम हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो अब हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं इसके अंदर। केपी की वैल्यू अपने को दे रखी थी 0.63, केपी की वैल्यू दे रखी थी अपने को 0.63। ये अभी अभी हमने निकाला है x बाय 4 इंटू 5। इवन इसकी वैल्यू भी अभी अभी हमने निकाली है x बाय 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 3 माइनस एक्स बाय 4 इंटू 5, और इसकी वैल्यू भी अभी अभी हमने निकाली है 1 माइनस एक्स बाय 4 इंटू 5। तो 4 और 5 कट जाएंगे, ठीक। तो ये बचेगा तुम्हारे पास 0.63, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और यहां से x की वैल्यू निकालनी होगी। जो मेरे पास आंसर दिया हुआ है इसको सॉल्व करके, लेट मी चेक, x की वैल्यू 0.68 आ रही है। जो मेरे पास आंसर है इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू इज 0.68। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी फिर तो हमसे क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द मोल्स ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। CO2 के कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे? x। तो x की वैल्यू तो आ ही चुकी है, क्लियर या नहीं? उसके बाद तुमसे क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस। तो पार्शियल प्रेशर हमने हर एक के क्या क्या निकाले हैं? दिस मच वैल्यूज। तो x की वैल्यू पुट कर दो, सब में पार्शियल प्रेशर्स आ जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, पहले ये एक काम करो, पहले इसको नोट करने से पहले डाल्टन लॉ लिखो और फिर वो क्वेश्चन नोट करना। डाल्टन लॉ कब काम आएगा? जब हमें मोल्स को कभी भी प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़े,
तब हम डाल्टन्स लॉ लगाते थे मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर।